हाँ, तो आपने बिल्कुल सही देखा। 5th रिपोर्ट यानी कि 5वीं रिपोर्ट, इसके बारे में अपना डिटेल चर्चा करने वाले, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है। लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले 2 वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध के बारे में अपन पढ़ेंगे, 2 बैटल के बारे में पढ़ेंगे, और दोनों ही बैटल्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा कोई है नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, कहीं न कैसे करके क्वेश्चन यहाँ से आता है। वेरी फेमस दोनों बैटल है, दोनों युद्ध के बारे में अपन को जानना ज़रूरी है। और 5वीं रिपोर्ट को समझने से पहले इन दोनों युद्धों के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो 5वीं रिपोर्ट थी, इस 5वीं रिपोर्ट में क्या था, एक्चुअल में क्या हुआ, हिस्ट्री पे जाते हैं, एक बार पीछे की जाते हैं कि सबसे पहले भारत के अंदर अंग्रेज जो आके बसे, या फिर ऐसा मान लो अपना शासन स्टार्ट किया, रूल स्टार्ट किया, वो क्या था, बंगाल से। ठीक है, और बंगाल के अंदर एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, वहाँ पर हुआ अंग्रेजों का युद्ध, अंग्रेज उसमें जीतते हैं। फिर इसके बाद में वहाँ से ऐसा मान सकते हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इनका हो गया, राजनीतिक एक तरीके से इन्होंने अपने पैर जमा लिए। लेकिन वहाँ पर फाइनल अपन ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपना शासन या रूल स्टार्ट कर दिया। फिर एक बक्सर का युद्ध और हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, जो बिहार के अंदर एक जगह पड़ती है। अब उस टाइम पर तो खैर ये सब एक ही हुआ करते थे, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, बिहार के थोड़ा सा दूर का पास का इलाका है, तो वहाँ पर बक्सर के अंदर युद्ध हुआ था। वहाँ पर भी अंग्रेज जीतते हैं और फिर फाइनली भारत के अंदर अंग्रेजों का राज हो जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली बंगाल, ओडिशा और बिहार, यहाँ पर बेसिकली अंग्रेज अपने आराम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश कर लेते हैं और बहुत प्रॉपर तरीके से रहते हैं। ठीक है, और इन सब जितने भी यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, कितना रेवेन्यू कलेक्शन आ रहा है, क्या सब डिटेल चर्चा करने के लिए अंग्रेज जो हैं, जो इनके यहाँ तो कंपनी लगा रखी थी, बाकी अंग्रेज के जो मेन आदमी हैं और भी होते थे, वो अपना ब्रिटेन से यानी कि इंग्लैंड से इन पर सब पर निगरानी रखते थे और इनसे एक रिपोर्ट मांगा करते थे, जो बार बार कि आपका कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, ज़मींदारों ने कितना पैसा दिया, ये सब पूरा डिटेल्स हैं। और फिर वो 5वीं रिपोर्ट के अंदर, 5th रिपोर्ट के अंदर पूरा डिटेल लिख के यहाँ से ये भेजते थे, ये काम है। लेकिन बात अपन करेंगे सबसे पहले प्लासी की युद्ध की, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी, वेरी इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी का मतलब है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ, किन किन के बीच हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको सबसे पहले डेट, ये हुआ 23 जून 1757 को। किन किन के बीच हुआ, तो इधर तो थे अंग्रेज को अपन बोल सकते हैं ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश थे, और वर्सेस इधर था बंगाल का नवाब। वैसे तो बंगाल से युद्ध हुआ था, लेकिन बंगाल का उस टाइम पर जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजू बोलते हैं, सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, और इधर थे अंग्रेज। ठीक है, और अंग्रेजों के अंदर कौन आया था लीडर बन के, और बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला, इसने किसको भेजा था, वो भी इम्पोर्टेंट है, लिख सकते हो आप। इधर आया था मीर जाफ़र को सुझाव बंगाल के सिराजुद्दौला ने भेजा था, मीर जाफ़र। और अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था, वो था क्लाइव। ठीक है, ये क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव पूरा नाम था वैसे तो, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनकी तरफ से कौन आया था, तो रॉबर्ट क्लाइव। इनके बीच में युद्ध हुआ, क्योंकि देखो मेन राजा का भी युद्ध नहीं करते, तो नवाब ने मीर जाफ़र को भेजा था और इधर आगे रॉबर्ट क्लाइव, दोनों के बीच में इनकी दोनों अपनी अपनी सेनाएं लेके आए। लड़ाई हुई 23 जून 1757 को, और अंग्रेज इसके अंदर बहुत तगड़े तरीके से जीत जाते हैं, और मीर जाफ़र मान लो चाहे बंगाल का नवाब मान लो, हार जाते हैं। और यहाँ से अंग्रेज अपना पैर जमाना शुरू कर देते हैं, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी कि राजनीतिक इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट इनका यहाँ पर हो जाता है 23 जून 1757 को। ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मतलब यहाँ से इस्टेब्लिश हो गया इनका पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से तो। लेकिन फाइनली अपन अगर देखें, ये तो एक तरीके से शुरुआत थी, प्रॉपर नहीं कह सकते, शुरुआत थी। और अब जो सेकंड बैटल हुई थी, जिसको अपन बक्सर का युद्ध बोलते हैं, बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है। बक्सर जगह बिहार के पास में, उस टाइम पर तो खैर ये एक ही हुआ करते थे पूरा इलाका, लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ। और इसमें भी अगर आप डेट लिखना चाहते हो तो डेट लिख लेना, 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है,
22 अक्टूबर 1764 को। और यहाँ पर जो युद्ध हुआ था ये 3 सेनाएं थी, 3 सेना का मतलब कि 3 तिगड़ी थी इनकी। और इधर वापस थे अंग्रेज, इधर तो थे अंग्रेज ब्रिटिश वर्सेस इधर 3 लोग थे। एक तो जो मीर जाफर उधर था, इधर था मीर कासिम, आपको इजीली याद भी रह जाएगा मीर कासिम। उधर था बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, तो इधर था अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, ठीक है। सुजाउद्दौला था जो अवध का नवाब था, अवध, ठीक है, सुजाउद्दौला था। और एक था क्या नाम है इसका, शाह आलम द्वितीय, सेकंड, ये मुगल था। ये कौन था? मुगल था। ये तीनों थे। और ये तो तीनों थे। और अंग्रेजों की तरफ से जो था वो था मेजर हैट्रिक मुनरो, मेजर हेक्टर मुनरो, इनके बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर भी जो ये हेक्टर है, और एक तरीके से ये हैट्रिक याद रह जाएगा, मैं उस हिसाब से याद करेगा, जैसे मुझे हैट्रिक नाम आ गया कि जैसे ये 3 जने हैं तो 3 की क्या होती है, हैट्रिक अपन कहते हैं, याद करने का तरीका है। तो मीर कासिम, सुजाउद्दौला अवध और शाह आलम, ये 3 की हैट्रिक को हेक्टर ने हरा दिया, एक मान लो। ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेज यहाँ पर जीतते हैं। और फाइनली 1764, 22 अक्टूबर 1764 को ये कम्प्लीटली अपन अगर नाम लिखना चाहें तो बिहार, ओडिशा और बंगाल, इन 3 में अपना कम्प्लीटली बिना निर्विवाद तरीके से, बिना कोई प्रेशर के आराम से अपनी सरकार बना लेते हैं। सामान लोग यहाँ पर आके एक कंपनी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ये बात थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको जानना वो ज़रूरी था। और ये सब होने के बाद में अंग्रेज़ फाइनली ऐसा मान लो आप 1764 में फाइनल तरीके से रहने लग जाते हैं। और फिर इसी से रिलेटेड अपन ने बात करी थी 5वीं रिपोर्ट की। तो ये जो 5वीं रिपोर्ट हैं, 5th रिपोर्ट, ठीक है, 5वीं रिपोर्ट या फिर ये जो 5th रिपोर्ट हैं, ये क्या करती थी या इसका क्या काम था? तो एक्चुअल में क्या हुआ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश संसद है, जैसे हमारा भारत का संसद है वैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट भी है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट बोल दो चाहे ब्रिटिश संसद बोल दो, ठीक है। ब्रिटिश संसद के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे रिपोर्ट, जैसे हर कोई पार्लियामेंट में रिपोर्ट तो अपन पेश करते ही हैं, चाहे हमारे एमपीज हो, कोई भी हो, ठीक है। तो जो ब्रिटिश संसद थी उसमें बहुत सारी रिपोर्टें पेश की गई। उनमें एक रिपोर्ट थी 5वीं रिपोर्ट, ये भी वहीं पेश होती थी, यहाँ से जाती थी वहाँ पेश होती थी, जो 1813 की बात है, 1813 ईस्वी को, 1830 को ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इसको रिपोर्ट को रखा गया। एक्चुअली इस रिपोर्ट में क्या क्या था वो भी डिटेल चर्चा करने वाले अपन। इस रिपोर्ट के अंदर 1002 तो पेज है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पेज का मतलब पृष्ठ, 1002 पृष्ठ है। उनमें से 800 जो पृष्ठ हैं, 800 पेजेस, इनके अंदर पूरी डिटेल है। किन की डिटेल है? मतलब हम जैसे इस 5वीं रिपोर्ट को देखते हैं तो इसके अंदर 1002 पृष्ठ है, 1002 पेजेस हैं। उनमें से 800 जो पेज हैं, 800 जो पेजेस हैं, उनके अंदर डिटेल्स हैं, जैसे कि जो उस टाइम के जो ज़मींदार थे, ठीक है, मतलब ज़मींदारों की जो जितना क्या क्या ज़मींदार थे, कितना कितना रेवेन्यू देते थे, तो ज़मींदारों की डिटेल उसके अंदर है। कि दूसरी बात, रेवेन्यू कलेक्शन की रिपोर्ट इसके अंदर है, कितना कितना रेवेन्यू देते थे। और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिपोर्ट इसके अंदर है कि भाई कौन से जिला कलेक्टर क्या क्या रिपोर्ट है, उसमें क्या क्या बातें लिखी हैं। ये सारी बातें इसके अंदर, बहुत सारी बातें डिटेल से दी गई है इस 5वीं रिपोर्ट में, ठीक है। कहाँ की? हमारे यहाँ भारत की, बंगाल के अंदर जहाँ पर अंग्रेजों ने राज किया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगा रखी थी। मैंने आपको बताया ये 2 बैटल में जीत के थे, फिर फाइनली यहाँ रहने लगे। तो इन सब की डिटेल से चर्चा यहाँ पर इस रिपोर्ट में लिखी जाती थी और वहाँ इसको भेजी जाती थी। जो वहाँ पर जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर जो इसको आप इंग्लैंड बोल सकते हो, इंग्लैंड के अंदर इस रिपोर्ट जो थी, इसको यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इंग्लैंड के अंदर हर साल यहाँ जो भी लोग लेते थे उनसे ये मंगवाते थे कि आप प्रॉपर टाइम टू टाइम हमें ये रिपोर्ट भेजिए कि वहाँ पर क्या हालात हैं,
कितना कितना रेवेन्यू आ रहा है, मतलब जो आपका यहाँ पर राजस्व जो मिलता है, रेवेन्यू का मतलब राजस्व है, कितना राजस्व मिल रहा है आपको, कौन कौन क्या नाम ज़मींदार हैं, कितने की जगह हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, वो सारी डिटेल से चर्चा इस 5वीं रिपोर्ट के अंदर होती थी। ठीक है, और वो लोग उसको चेक करते थे, टाइम टू टाइम बिल्कुल निगरानी रखते थे इसके ऊपर। ये बात अपन को जाननी है। हालांकि कुछ लोग इसमें कहेंगे इस 5वीं रिपोर्ट की कुछ अपन अच्छी बातें देखेंगे। अच्छी बात तो ये है कि 5वीं रिपोर्ट हमारे लिए अच्छी है कि उस टाइम हमें ये पता चलता है कि ब्रिटेन जो हमारे बंगाल है उसमें क्या हो रहा था, कैसे कैसे बंगाल में काम हो रहे थे, वो सारा डिटेल हमें इस 5वीं रिपोर्ट से मिलता है। एक तो ये बेनिफिट है हमें, मतलब जानकारी है, और ये बहुत बहुमूल्य है। बहुमूल्य मतलब इनवैल्यूएबल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें उस टाइम की लिखी हुई है आज भी। और फिर थोड़ी बहुत इसके नेगेटिव इफेक्ट भी है कि इन्होंने क्या करा है कि जो हमारे यहाँ के ज़मींदार हैं, जो ज़मींदार थे, उनकी बहुत बुराइयाँ करी है कि वहाँ के ज़मींदार जो है ना वो टैक्स आने के बावजूद टैक्स नहीं देते, टैक्स चोरी करते हैं, वाला वाला ऐसी कुछ बातें हैं। तो ऐसे खूब सारी बातें इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। मेन 1 मार्क्स था कि उसने ये 1813 के अंदर ब्रिटिश संसद के अंदर या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इस रिपोर्ट को पेश किया गया, और 1002 इसके अंदर पृष्ठ है, उसमें से 800 पेज ऐसे हैं जिनके अंदर सब की डिटेल है। अभी और मैं नोट्स बनवा दूंगा, लेकिन छोटा ये आपको एकदम मोटा मोटी देख लेना चाहिए। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं आगे। बात आई 5वीं रिपोर्ट की। तो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उसी रिपोर्ट का एक भाग 5वीं रिपोर्ट भी था, मतलब एक बड़ी रिपोर्ट पेश की गई। उसमें से एक रिपोर्ट का जो भाग था वो 5वीं रिपोर्ट भी था। पहली बात तो ये डेट 1813, वेरी इंपॉर्टेंट। ए डिटेल रिपोर्ट वॉज प्रेजेंटेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। ए पार्ट ऑफ द सेम रिपोर्ट इज कॉल्ड 5th रिपोर्ट। ये डेफिनेशन हो जाएगी 1 मार्क्स में प्रॉपर तरीके से। दूसरा पॉइंट, ये रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही थी उसके प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। बहुत ईजी, देखो टू द पॉइंट, एकदम प्रॉपर तरीके से नोट्स आपके मिल रहे हैं कि द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मतलब जो भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है वो कहाँ कहाँ पर काम कर रही है, कितनी फैली हुई है, कितना रेवेन्यू मिल रहा है, पूरी निगरानी करती थी। इसमें पूरे डिटेल्स इनको लिख के वहाँ पर भेजना होता था। ये बात है। ठीक है, अगली बात अपन देखें तो ये रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। ठीक है, यानी कि दिस रिपोर्ट वॉज इन 102 पेजेस, 1002 पेजेस। इसके 800 से अधिक पृष्ठ है वो परिशिष्टों के थे। परिशिष्टों का मतलब उन जिनमें कुछ लिखा हुआ था वो ये था कि जिनमें जमींदारों का, रईतों की अर्जी, रईत मतलब किसान, रईतों की अर्जियाँ थी, भिन्न भिन्न जिलों के जो कलेक्टर होते थे उनकी रिपोर्टें थी, राजस्व के विवरण डिटेल थी, रेवेन्यू की उनकी अलग अलग तालिकाएँ बनी हुई थी। भाई इस गांव से इतना रेवेन्यू, इस जमींदार ने इतना रेवेन्यू दिया, इस जमींदार इतना राजस्व दिया, वो पूरी तालिकाएँ बनी हुई थी। मतलब जैसे टेबल बनाते हैं ना अपने से प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से, और उन सब में उनके पैसे लिखे हुए थे ये सब। और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास, अभी तो ये बंगाल और मद्रास एक्चुअल में तमिलनाडु बन गया, वर्तमान का तमिलनाडु। ठीक है, उस टाइम पर बंगाल मद्रास ऐसा होता था। इसके राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियाँ भी सब कुछ शामिल की गया 800 पेज में। कुल पेज कितने थे? 1002। 800 में ये सब बातें उसके अंदर लिखी हुई थी। बहुत इजी है, यानी कि इट हैड मोर देन 800 पेजेस ऑफ अपेंडिक्स विच इंक्लूड पिटिशंस ऑफ जमींदार्स एंड रायट्स, किसान इसका मतलब पीजेंट। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफ कलेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिटर्न्स एंड रिटर्न नोट्स बाय ऑफिशियल ऑन द रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड मद्रास। प्रेजेंट में लिख सकते हो, जो प्रेजेंट का आज का वो क्या है, तमिलनाडु है। ये बातें बहुत इजी है जो मैंने आपको स्टोरी में बता दी। फिर बात आती है कि कंपनी ने 1760 के दशक में, ये जो अभी अपने 2 बैटल पढ़े वो लगभग 1760 का दशक ही है, चाहे वो 1757 हो चाहे 1764 हो। ठीक है, 1757 या फिर 1764, तो लगभग 1760 का दशक मान लिया जाता है उसको। उसके मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, ये मैंने आपको बता ही दिया कि अब दोनों बैटल हुए थे, उसके बाद में ये परमानेंटली यहाँ पर सेटल हो गए। तो यहाँ लिखा है 1760 के लगभग मिड में अपने आप को सेटल किया था, यानी कि फ्रॉम द टाइम ऑफ कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन रूल इन बंगाल इन द मिड 1760s। तो उसके बाद में हुआ क्या था, तभी से जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, वहाँ से उनके क्रियाकलाप कौन कौन सी क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं उनकी बिल्कुल बारीकी से नज़र रखी जाने लगी थी और उन पर चर्चा भी की जाती थी। बस वही बात है कि 1760 से ही, जब से ये कंपनी यहाँ पर आके इस्टेब्लिश हुई, तब से ही वहाँ जो ब्रिटेन जो है वो इन पर निगरानी रखता था कि जो हमने वहाँ पर कंपनी लगाई है वो प्रॉपर हमारे को रेवेन्यू या राजस्व दे रही कि नहीं दे रही। हर एक्टिविटी पर नज़र रखते थे और वो नज़र का एक माध्यम, एक आधार, एक बेस कौन था? 5वीं रिपोर्ट। उसमें पूरी डिटेल लिख के वहाँ भेजी जाती थी।
ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि देयर एक्टिविटीज़ इन इंग्लैंड वर क्लोजली मॉनिटर्ड एंड डिस्कस्ड, उसके ऊपर चर्चा भी होती थी कि हाँ सही से काम करे कि नहीं कर रहे। ये पूरी संसद में चर्चा होती, पार्लियामेंट के अंदर, उनका जो संसद था वहाँ पर, ठीक है। फिर ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह भी थे। अब कुछ बातें लिख रहे हैं अपन, इस 5वीं रिपोर्ट में अगर डिटेल से क्वेश्चन आ जाए बड़ा तो सब पॉइंट टू द पॉइंट बना के लिख देना। अब अपन इसके बारे में थोड़ी अच्छी बुरी बातें पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में बहुत से ऐसे लोग भी थे, ऐसे ग्रुप भी थे जो भारत, अच्छा ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पूरी बात को समझना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक्चुअल में क्या किया इसने भारत के साथ में भी काम, तो भारत में तो कर ही रही थी, यहाँ पर तो था ही था, प्लस इसने चाइना के साथ में भी, जो चीन है उनके साथ में भी व्यापार किया था। और इसके पास में एकाधिकार था, इसके पास में एक राइट था कि वो किसी भी कंट्री के साथ में जो है अपना ट्रेड या व्यापार कर सकती है। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि यार ये काम सही नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि ये चाहे जो कंट्री से है तो रिलेशन कर लेगी या ट्रेड व्यापार कर लेगी, और हमारे देश को प्रॉपर तरीके से रेवेन्यू दे रही कि नहीं दे रही क्या पता। हमने यहाँ पर जो भी कलेक्टर भेजे हैं भाई, उस कंपनी में जो काम करने वाले कलेक्टर वगैरह अफसर जो थे ना वो अंग्रेजी होते थे। तो कुछ लोगों का ये कहना था जो इंग्लैंड के अंदर बैठे बैठे बातें करते थे कि हमने जिन भी अफसरों को भेजा तो क्या पता वो करप्शन कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, प्रॉपर रेवेन्यू राजस्व में नहीं दे रहे हो। तो वो ऐसे इस तरीके से एकाधिकार जो ये इनको राइट दिया गया था कि आप किसी से भी व्यापार कर सकते हो, उसका विरोध करते थे, ठीक है। यानी कि देयर वर ऑल्सो मैनी ग्रुप्स इन ब्रिटेन हु अपोज द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना, इसका उन्होंने विरोध किया। फिर कई राजनीतिक समूहों का तो ये भी कहना था कि बंगाल पर जो विजय मिली है हमें, ये कहते थे, वो ये बातें कहाँ हो रही है, ये बातें हो रही है ब्रिटेन में, इंग्लैंड के अंदर बातें कर रहे हैं कुछ लोग, और वो हर तरह के लोग आपको पता है हमारे देश में भी है। तो ये क्या करते थे, ये कह रहे थे कि जो हम वहाँ पर अंग्रेज बातें करें आपस में कि हम जहाँ वहाँ बंगाल के अंदर जो जीते हैं वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही लाभ मिल रहा है, पूरे ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं मिल रहा। उनको ये शक था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो बंगाल के अंदर जो भी राजस्व रेवेन्यू आ रहा है उसको ले रही है, लेकिन यहाँ ब्रिटेन के अंदर यानी इंग्लैंड के अंदर पूरा पैसा नहीं भेज रही, ये उनको शक था। मैनी पॉलिटिकल ग्रुप्स आर्ग्यूड दैट द conquest of Bengal was benefiting only the East India Company but not the British nation as a whole, ये कहना था। फिर ब्रिटिश संसद को भी ऐसे लोग जब ऐसे बातें ले लेके आए ना, तो इस पर ब्रिटिश संसद के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हुई, डिस्कशन भी हुआ। तो फाइनली क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित करना, मतलब तरीके से सेटलमेंट करना या फिर उस पर कंट्रोल करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, ऐसा मान लो कि 1790-92 इस टाइम पीरियड के अंदर अनेक अधिनियम बनाए, कुछ एक्ट बनाए, ठीक है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास सेवरल एक्ट इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द कंपनीज रूल इन इंडिया, क्योंकि इनको भी शक हुआ कि हाँ यार ये तो हो सकता है कि ये ऐसा तो पता नहीं कि रेवेन्यू वगैरह दे रही नहीं दे रही। तो खूब सारे ऐसे एक्ट कानून बना दिए, ठीक है, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, उस ब्रिटिश सरकार ने, वहाँ की पार्लियामेंट ने। फिर क्या हुआ, ये सब हो गए। फिर कंपनी को बाध्य किया, कंपनी को बॉन्ड किया इस बात पर कि आप भारत के प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी बातें हैं नियमित रूप से हमें रिपोर्ट भेजो, डेली रिपोर्ट भेजा करें। और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई कमेटियां भी बनाई, यानी कि इट फोर्स द कंपनी टू प्रोड्यूस रेगुलर रिपोर्ट्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एंड अपॉइंटेड कमिटीज टू इंक्वायर इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि जैसे लोग बातें करते हैं, संसद में चर्चा हुई कि यार अपन को क्या पता है प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से काम करे कि नहीं करी, तो खूब सारे ऐसे एक्ट कानून बनाए गए यहाँ पर कि आपको हर महीने डिटेल से चर्चा भेजो हमारे को, जो भी यहाँ पर कि जितना भी रेवेन्यू राजस्व आ रहा है वो भेजो। खूब सारी समितियाँ बनाई, जैसे हमारा संविधान जब बना था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, तो खूब सारी कमेटियाँ बनी थी, समितियाँ बनी थी, मैंने आपको बताया था। वैसे ही यहाँ पर भी इसने भी यहाँ समितियाँ बनाई, कमेटियाँ बनाई। और 5वीं रिपोर्ट जो है ना, 5वीं रिपोर्ट भी एक परवड़ समिति के तहत बनी हुई है। बताऊंगा अभी कि 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो परवड़ समिति, जैसे हमारे संविधान में परवड़ समिति थी वैसे ही परवड़ समिति के द्वारा तैयार की गई थी। यानी कि द 5th रिपोर्ट वाज वन सच रिपोर्ट प्रोड्यूस बाय सेलेक्ट कमेटी, ठीक है। और ये रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन के स्वरूप और ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। यानी कि 5वीं रिपोर्ट अंग्रेजों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से जो भी चर्चा ये लिख के भेजते उस रिपोर्ट के अंदर, वहाँ पर आराम से वाद विवाद होता था। वाद विवाद क्यों होता था? क्योंकि हर जगह हर देश में पक्ष और विपक्ष होता है। जैसे हमारे देश में 2 पार्टियां, मान लो सरकार अगर बीजेपी की तो कांग्रेस विपक्ष हो गया, है ना, कांग्रेस की सरकार तो बीजेपी विपक्ष हो गया, अपोजिशन पार्टी। तो वैसे ही दोनों के बीच में वाद विवाद का एक जरिया बन गया 5वीं रिपोर्ट।
इसका मतलब उनके लिए तो बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि यहाँ से सारी डिटेल उसमें जाती थी। तो ये भी है। द फिफ्थ रिपोर्ट वॉज ए वन सच रिपोर्ट, ये हो गया। इट बिकम द बेसिस ऑफ इंटेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट्स ऑन द नेचर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया, की ये कैसे भारत के अंदर काम कर रही है, इस पर डिबेट अगर होती थी तो एक उसका बेस, एक आधार और 5वीं रिपोर्ट था। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी कुछ खास बातें अगर 2 मार्क्स में अलग से पूछे, विशेषताएं, ठीक है, तो आपको, या फिर ऐसा मान लो कि 5वीं रिपोर्ट की अच्छी बातें क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, तो आपको कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछे तो आपको ये लिखना है कि 5वीं रिपोर्ट जो है, 5वीं कर लेना, 5वीं रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य हैं, इनवैल्यूएबल। द एविडेंस कंटेंट इन फिफ्थ रिपोर्ट इज़ इनवैल्यूएबल, मतलब क्योंकि जो भी हिस्ट्री की बातें जिस कहीं पर भी लिखी हुई है वो हमेशा अमूल्य होती है, वो इनवैल्यूएबल है, बहुमूल्य है, क्योंकि अपन को उतना नॉलेज इतने सालों, हज़ारों, 500, 400 सालों पहले का नॉलेज अगर मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। क्योंकि, और हमारे लिए भी है कि हम भी बंगाल की कुछ स्थिति जान सकते हैं पहले की, पास्ट की, इसमें बातें लिखी हुई है, ताकि पता चले कि बंगाल कैसे था, कैसे कैसे अंग्रेज आए, बंगाल में कैसे कैसे लोग, वो सब बातें पता चलता है। ठीक है। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ था, इसके बारे में हमारे उदाहरण लगभग 1.5 शताब्दी तक इस 5वीं रिपोर्ट के आधार पर ही बनती सुधरती रही। हम इस रिपोर्ट के बेस पे ही हम काम कर रहे हैं। For over a century and a half, the fifth report has shaped our conception of what happened in rural Bengal. बंगाल के गाँव के अंदर क्या होता था, वो सब इसी रिपोर्ट में हमने काम किया, हमारे लिए भी बेनिफिट है। लेकिन कुछ इसके, मैंने कहा था ना, कुछ इसकी कमियां भी है, सीमाएं भी है। अच्छा, ज़्यादा नहीं है, इजीली याद हो जाएगी कि 5वीं रिपोर्ट लिखने वाली जो कंपनी के कुछ, कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। कुछ लोग तो ऐसे हैं, उनको तो मतलब हमेशा होता है ना कि जी यहाँ जैसे हमारे देश में 2 पार्टियाँ हैं, एक विपक्ष और विपक्ष, तो जो सरकार बनी हुई अपोजिशन पार्टी, चाहे सरकार अच्छा काम करे तो भी उनको तो बुराई करनी है, और चाहे ना, मतलब एक काम पे फिक्स रूल होता है, वो करना ही करना है। वैसे इनको क्या बात है, जो कंपनी के कुप्रशासन की जो आलोचना करने वाले लोग थे, उनको तो फिक्स था कि हमें आलोचना करनी ही करनी है। इसलिए उन्होंने क्या करा कि 5वीं रिपोर्ट लिखी थी ना, जो भी 5वीं रिपोर्ट लिखता था वो कंपनी का, ऐसा मान लो कि विरोधी था, तो इसलिए उसने क्या करा, इसलिए 5वीं रिपोर्ट में परंपरागत जो जमींदारी सत्ता थी उसके पतन का वर्णन मिलता है। ये कहते हैं कि इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से भारत के अंदर जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, ज़मींदारों की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि ये उनको पहले ही फिक्स कर देते। अपने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि ज़मींदारों को पहले ही कह दिया जाता था कि आपको इतना रेवेन्यू है, इतना राजस्व लेके आना ही आना है, और नहीं लाता था फिर उसकी जो संपत्तियाँ थी, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उसको नीलाम कर दिया जाता था, और फाइनली फिर जो ज़मींदार थे वो बेचारे घर बैठ जाते थे। ये सब बातें इसमें लिखी हुई है। तो ये चीज़ है कि जिस पैमाने पर ज़मींदार लोग अपनी ज़मीनें खोते जा रहे थे, उसके बारे में बड़ा चढ़ा कर इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये कुछ कमियां भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि इतना भी नहीं हुआ था, क्योंकि हमें तो पता है असलियत का कि हमारे ज़मींदार कैसे थे, वो रेवेन्यू नहीं देते थे जबकि जनता देती थी फिर भी। तो ये सब इतनी सारी मतलब कुछ झूठ भी उसमें लिखी हुई है, तो वो भी इसलिए थोड़ी बहुत कमियां भी है। अगर 1 मार्क्स में आ जाए तो लिख देना कि इंटेंट ऑफ क्रिटिसाइजिंग द मेल एडमिनिस्ट्रेशन of the company. The 5th report exaggerated the collapse of traditional zamindari power, as also overestimated the scale of on which zamindar were losing their land. कि कैसे कैसे अपनी ज़मीन खोते जा रहे थे, वो सब इसमें कुछ कमियां, ये लिमिटेशंस है। ठीक है, ये भी ठीक बात है। और फिर ये कुछ शब्द हैं जो अपनी बुक में लिखे हुए थे, बेनामी, वो तो रिपोर्ट का काम पूरा हो गया। अब ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा जो अपने लिख लेंगे अपन। बेनामी शब्द कहीं पर भी आ जाए तो बेनामी, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में आता है कि आज यहाँ पर छापा पड़ा तो काफ़ी सारी बेनामी संपत्ति पाई गई। बेनामी मतलब जिसके किसी के नाम ना हो, या किसी गलत आदमी के नाम संपत्ति, करप्शन, भ्रष्टाचार, ये सब इसमें आ जाता है। तो बेनामी का शाब्दिक अर्थ है गुमनाम, किसी का नाम ना होना। बेनामी नाम ही नहीं है, ठीक, गुमनाम, या फिर रह कोई और है, नाम किसी और की चल रही है, वो सब। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे शोधों के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं, और उनमें असली फ़ायदा पाने वाले व्यक्ति का नाम ही नहीं दिया जाता। फ़ायदा कोई और ले रहा है, नाम किसी और की ज़मीन है। ये तो आपने सुना होगा, ज़्यादातर मिनिस्टर या मंत्री ऐसे ही करते हैं, अपनी प्रॉपर्टियाँ किसी और का नाम करा देते हैं, जबकि होती एक्चुअल प्रॉपर्टियाँ वो उनकी है। तो ये बेनामी होता है, जो आपको, मुझे लग रहा है कि पहले से ही पता होगा ये शब्द तो, कि बेनामी लिटरली एनोनिम्स इज़ a term used in Hindi and several other languages for transactions made in the name of the fictions, और या फिर ऐसा relatively
इनसिग्निफिकेंट पर्सन, वेर एज द रियल बेनिफिशियरी रिमेन्स अननेम्ड, उसका नाम इसके अंदर नहीं होता था। तो कहीं 1 मार्क्स में आ जाए तो इसको भी अपन लिख लेंगे। फिर एक और है लठियाल, नाम से पता चला लठ बजाने वाले, ठीक है। तो ये लठ वाले, लठ जो हाथ में रखते हैं ऐसा मान लीजिए वो लोग होते थे। तो लठियाल का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिनके पास में क्या हो, लाठी हो, लठ हो, डंडा हो। सिंपल, ये ज़मींदार के लठे थे यानी डंडेबाज पक्षर होते थे, ये ज़मींदार के साथ रहते थे, लठ बजाने वाले लोग होते थे इनको, वो तो आप सब जानते होंगे, ये तो सब जगह ही होता है। तो लठियाल लिटरली वन हु विल्ड्स द लाठी और स्टिक्स फंक्शन एज स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द ज़मींदार, जो ज़मींदार के बड़े मजबूत व्यक्ति होते थे, लठ रखते थे साथ में, जो रेवेन्यू नहीं देगा उसके 2-4 लगा देते, तो अपने आप रेवेन्यू राजस्व दे जाते। तो ये तो खैर ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। आज ये अलग से वीडियो बनाने का मेरा ये पर्पज़ था कि हिस्ट्री को बड़े मज़े से पढ़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में इतने पार्टीशन में कर देंगे पता ही नहीं चलेगा चैप्टर पूरा हो गया। इस 5वीं रिपोर्ट को डिटेल से पढ़ना, और जो मैंने स्टार्टिंग में दोनों बैटल जो बताए थे उसको आई थिंक आपने मज़े से लिख लिया होगा। इस तरीके से हम बहुत हंसते खेलते इस चैप्टर को अपन पूरा कर लेंगे, ठीक है। ओके।